बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लैब डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, कराची में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जबकि दहशतगर्दी के इस हमले को नाकाम बना दिया गया और उसमें 2 दहशतगर्द हलाक जबकि सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गया। बलोचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने भी आज हल्फ उठा लिया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। डॉक्टर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत आज जो इजलास हुआ उसमें उन्होंने हिदायत की है कि स्मगलिंग के खात्मे की मुहिम को तेज़ किया जाए। क्या इससे जो है मुआशी इस्तेहकाम आ जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही ये तो एक रवायती से बयानात हैं, इनसे क्या होना है। वो जो आज कराची में वाक़या हुआ, अल्लाह का शुक्र है उसमें जो गैर मुल्की थे वो बच गए, वो गार्ड शहीद हो गए उसमें। लेकिन ये इश्यूज़ हैं रियासत के, और जब ज़ाहिर है कि तवज्जो बिल्कुल ही कहीं और होगी, दूसरे मामलात की तरफ होगी, तो ये मईशत और सिक्योरिटी और ये सारे जो कंसर्न्स हैं रियासत के, तो ये कंसर्न्स हैं। तो अब वो एक तवील अरसे से लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे ख़राब हो रहा है, लेकिन वो अब ये हार्ड कोर टेररिज्म की तरफ चला गया है। वो तो सोशल अनरेस्ट और फिर हार्ड कोर टेररिज्म, ये बड़े अरसे के बाद इस तरह का वाक़या हुआ है, लेकिन ये कि बहरहाल उसको जो है वो नाकाम बना दिया गया। तो बाकी जो देखें, मतलब है कि मतलब कोई ऐसा इशू है नहीं, दुनिया के इश्यूज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो है सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, उनके तगड़ी किस्म की अवाम के मुकम्मल आप समझें कि अवाम पीछे खड़ी होती है ना क़यादतों के, वो फैसले कर रही होती है क़यादतें। तो यहाँ जो है वो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो अवाम आगे निकले हुए हैं और क़यादतें पीछे खड़ी रह गई, वो कह रही हैं भी क्या करूँ। मतलब है कि मैं इसमें जो बात है ना, देखें, एक तो पश्चिम में कल जलसा हो रहा है फजलुर रहमान साहब सा, लेकिन मैं मुस्लिम लीग नून के जो बयानात हैं ना, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि इसकी जो चाबी है ना पूरे इस पुरस्रार मामले की, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास है। अब वो मियाँ नवाज शरीफ साहब कब बात करेंगे, कैसे, ये तो हो नहीं सकता कि राना सनाउल्लाह साहब उनसे उनकी रजामंदी के बगैर बात कर रहे हों। और वो जो हैं वो मतलब ये कह रहे हैं कि मेरे इलाके से जो है वो मुझे हराया गया, कैसे हराया गया। तो ये इलेक्शन जो है इसके नताइज को तस्लीम नहीं कर रही कौम। इसको अरसे नौ इसको देखने बगौर देखने में ज़रूरत है कि कोई अच्छा जो जीते हुए हैं वो भी, जो जिनकी सीटें चली गई वो भी, अजीब ही मामला है। और अक़लियती हुकूमत, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो वो उसमें अब औरंगज़ेब साहब वहाँ कर रहे हैं, IMF का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इशू है मईशत का, वो कैसे अब उसमें अमल दरामद होगा, दार साहब उसमें क्या ताउन करेंगे नहीं करेंगे। तो ये आने वाले दिनों में फुल कोर्ट हो रहा है पंजाब के अंदर, जज साहबान ने बुला ली है। तो ये अब ये अफरा तफरी ख़ुद ही हुकूमत ख़त्म कर सकती है वो। लेकिन वो इशू ये है कि वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है अवाम से ना, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है पूरी हमारी जो एलीट क्लास है। अभी देखें तो तनूर वाले जो हैं, इन्होंने अपनी हड़ताल वगैरह भी ख़त्म कर दी, इनके मामला तय पा गए। लेकिन उससे पहले एक अजीब सूरत हाल डेवलप हो गई थी। उससे पहले ये डेवलप हो गई थी सूरत हाल वहाँ पे कि जी जो बड़े होटल्स हैं 5 स्टार या और बड़े होटल हैं, में आलम रोड या बाकी जो पॉश इलाकों में होटल्स हैं, तो वहाँ पर पंजाब हुकूमत की डोमेन में नहीं आते। तो मतलब वहाँ रोटियाँ खाने महंगे मिल रहे हैं, और वो बाहर जो तनूर वाले उनको पकड़ पकड़ के, तो वो फिर उसके बाद जैसे तैसे करके वो हड़ताल वगैरह ख़त्म हुई, और उन्होंने कहा कि हम इसी पे बेचेंगे, चलें, मामला ख़त्म हुआ। क्योंकि लोग बेचारे जो हैं वो भाई वहाँ वो कैसे डोमेन में नहीं आते फिर। मतलब अगर रोटी सस्ती करनी है तो फिर वो वहाँ पर भी सस्ती हो ना जहाँ पर एलिट जाती है। तो वो तो बहरहाल एक अच्छा इंसेंटिव था, वो क्या उसके नतीजे में असरात उसके होते हैं। लेकिन ये बात बड़ी अजीब है कि वो डोमेन में नहीं थे। ये मुझे बात बड़ी अजीब पता चली कि जो बड़े होटल्स हैं वो डोमेन में ही नहीं थे इस पूरी मुहिम के। तो ये अब ज़ाहिर है वहाँ तो नहीं जा सकते ना, वहाँ तो एलीट होती है, उनको कैसे पकड़ेंगे, कैसे बंद करेंगे, सील करेंगे, छोटे मोटे तनूरों को बेचारों को तो हो रहा था। तो बहरहाल ये कोई, मैंने आपसे कहा ना कि ये कुछ मामलात नवाज शरीफ साहब ने क्लियर करने हैं। उनकी हुकूमत है नहीं है, कितनी है, कैसे क्या, तो वो जब बात करेंगे। और फिर वो ये देखें इस पूरे अरसे में वो भी सारे एक्सपोज हुआ, ह्यूमन राइट्स एसोसिएशंस और ये, और सियासी कैदी नहीं होते, और वो सारा मतलब जो कुछ हुआ, पसंद करें नापसंद करें आप जो भी तहरीक इंसाफ को, लेकिन उनके लोगों के साथ जो हुआ है, तो मतलब वो उसके बाद तो मतलब इंसानी हकूक़ थे, तो फलां थे, तो दिमाग ने, वो सारी चीज़ें एक तरफ रह गई। तो ये नवाज शरीफ साहब ने किस कॉज पे किया है, और पीपल्स पार्टी की भी एक तारीख तो है ना, वो उस तारीख को भी उन्होंने
जहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो साहबा और वो सारे मामला थे। तो देखते हैं आने वाले दिनों में ये मामला किस तरफ जाते हैं। स्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है, नहीं आएगी तो फिर ये मामला, हमारी तवज्जो हटेगी मईशत के ऊपर से और हमारी तवज्जो हटेगी इनके ऊपर से, सिक्योरिटी के ऊपर से, और ख़ारजा पॉलिसी जिसको हम बहुत मुनासिब अंदाज में लेके चल रहे हैं। लेकिन अंदर का सोशल अनरेस्ट जो है ना, उसको ख़त्म होना ज़रूरी है। इसकी कोई शक्ल निकले, पार्लियामेंट की कॉन्फिडेंटली आके बैठें वज़रा, सारे सब बात करें, कोई शक्ल निकले। देखिए ना, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और कितनी इंपॉर्टेंट कमेटी है। तो ये मुझे बताएं कि कैसे ईवान चलेगा। तो ये जो है ये इसको चलाना भी है, और कैसे चलाना है अभी हम नहीं जानते। तो हुकूमत का काम है कि वो मामलात को ठीक करे, लेकिन सारा ही काम अगर वो इस्टेब्लिशमेंट ने करना है तो फिर हुकूमत क्या है। ये भी मामला बड़ा अजीब सा है, और खुश भी नहीं है। हुकूमत में बहुत से वज़रा जो है वो खुश भी नहीं है। तो वो अब देखते हैं कि मामला आगे किस तरफ जाते हैं। स्टेबिलिटी आना ज़रूरी है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अकाबरीन जो हैं वो इस पर संजीदगी से गौर करेंगे। ये देखें जो हुआ है ईरान में, ये मामला ये ना ही होता तो बेहतर था। मतलब थोड़ी सी नेतन्याहू की कोई इज्जत रह जाती। मतलब इन्होंने मारे हैं यहाँ से 300 350 ड्रोन्स और मिसाइल्स, और उसके ईरान ने, और उसके मारे मुकाबले में उन्होंने चलाए हैं कोई 3 पटाखे, जिसको ना वो ओन कर रहे हैं, ना ईरान के सदर ने भी आज खिताब किया मुख्तलिफ इलाकों में, तो उन्होंने तो जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने बस अपनी कामयाबी का बताया कि मैंने इसराइल के ऊपर हमला किया था और बस ख़त्म। अच्छा, अब जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, वो सेक्रेटरी ब्लिंकन इस वक्त G7 ममालिक जो हैं, G7 जो पहले G8 होते थे, और अब एक्चुअली G7 की इतनी कोई सिग्निफिकेंस रही नहीं है G20 आने के बाद। लेकिन G7 ममालिक बहरहाल, उसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका, UK और जापान, ये एक ज़माने में बड़ी मईशतें होती थीं। लेकिन अब इसमें G20 आप ऐड करें तो ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और टर्की और साउथ कोरिया, ये बड़ा फोरम है। तो अब वो G7 के इजलास में जो है वो, चूँकि इस साल मेज़बानी उसकी इटली कर रहा है, वो 3 साल के लिए, तो वो सॉरी 3 रोज़ की समिट वहाँ हो रही है वज़रा ख़ारजा की। तो वहाँ पे फिर इटालियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जी सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये बताया है कि हमें थोड़ी ही देर पहले जो है वो पता चला, बताया गया इसराइल की तरफ से कि हम हमला करने जा रहे हैं। अच्छा, अब इसको ये सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा कि हमें बताया गया कि भाई इसराइल हमला करने जा रहा है। अच्छा, इसराइल जो है वहाँ पर सूरत हाल ये बनी कि वो ये जो जगह है, अगर हम ये देखें, 3rd स्लाइड हम दिखा सकें, इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, 3rd स्लाइड। अच्छा, ये उस जगह के बारे में मालूमात हैं जहाँ पे ये उनकी साइट है, वेबसाइट है। और ये जो जगह है, ये जगह जो है ये अगर हम देखें तो इस्फहान जो है, नक्शा अगर हम दूसरा दिखा सकें तो उस नक्शे में हमें पता चलेगा कि तेहरान के जनूब में है इस्फहान, तेहरान के जनूब में। और इस्फहान जो है ये तीसरा बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, मशहद और तेहरान के बाद। लेकिन एक ज़माने में जो है ये जो सफ़वी सल्तनत का ये दारुल हुकूमत भी रहा है। मतलब ईरान की जो सल्तनत थी, सफ़वी सल्तनत, उसमें दारुल हुकूमत जो है वो इस्फहान था। सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी इसकी तारीख़ है और बड़ा ज़बरदस्त शहर है ये। अब इसके पास जो है वो जो न्यूक्लियर साइट है नतांस के नाम से, वो जनाब इसके पास है। और यहाँ पे एयरबेस है जहाँ पे वो F-14 टॉमकैट जहाज़, जो कि शाह ईरान के दौर में ईरान के दिए, वो भी यहाँ पर ही कहीं मौजूद हैं, वो एयरबेस पे। अच्छा, अब ये जो 2020 में यहाँ पे जब ये ईरान के एटमी प्रोग्राम, साइंसदानों को आगे पीछे किया गया, तो कत्ल हो गया, कोई ये हुआ, अगवा हुआ, तो ईरान ने अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी वो ज़ेरे ज़मीन ले गए। और ये जो है ये तकरीबन 100 मीटर ज़मीन के नीचे हैं। ये जो फैसिलिटीज़ हैं, एनरिचमेंट हो रही है जो,
ये 100 मीटर नीचे हैं, तो इसके ऊपर ड्रोन क्या काम करेगा? देखिए ना, मतलब ड्रोन न्यूक्लियर फैसिलिटी को कैसे हिट करेगा? इसको तो वो बंकर बस्टर मिसाइल आके अमेरिका के, वो भी शायद जमीन के, मतलब कैसे? तो इन्होंने ड्रोन चला दिए 3 बताया जाता है, और वो जो ड्रोन है वो चलाए उन्होंने गिरा दिए, या उन्होंने जिक्र भी नहीं किया, पटाखे से 3, इन्होंने 300 चलाए थे। अब ये जो है, अगर ये ना चलाते तो ये बेहतर होता। पहले तो पहले तो ईरान ने कोई बात नहीं की इसके ऊपर, लेकिन थोड़ी देर पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, जो न्यूयॉर्क में है, उन्होंने कहा कि ईरान इसके ऊपर अब जवाब देगा, ये हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हम जवाब देंगे इसके ऊपर। अच्छा, ये जो है, ये मैंने आपसे कहा ना, ये ना होता तो बेहतर है, एक वो भरम रह जाता। और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने फौरी तौर पे ये कहा कि इसमें अमेरिका नहीं है। मतलब पहला बयान जो उनका आया वहां से, इटली से, जहां पे G7 का इजलास हो रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले ये बात की कि इसमें जो है वो अमेरिका नहीं है। और अमेरिका जो है वो, ये अल अरबिया को मैं कोट कर रहा हूँ, 9th स्लाइड, बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्लिंकन सेज कि यूएस नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफेंसिव ऑपरेशंस व्हेन आस्क्ड अबाउट ईरान। अच्छा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमेरिका नहीं है तो इसराइल के पास इतनी पावर भी नहीं है कि वो जो है वो आके यहाँ पे, मतलब कोई तो कुछ तो होता ना, कुछ भी नहीं हुआ। और वो फुस, वो शबरात पे पटाखे नहीं होते पानी में भीगे हुए, वो फुस करके चलाए हो तो वो ठुस फुस हो जाते हैं। तो ये जो है, ये क्या किया है इन्होंने, क्यों किया है, क्या उससे मकसद हासिल हुआ है इनको? ये तो जो है, ये उनके यूरोशलम पोस्ट के बेन गवेर जो इंतहा पसंद हैं, वही से ही बता सकते हैं। 13वीं स्लाइड हम दिखा देते हैं। वो कहते हैं कि जी, ये जो स्ट्राइक हुई है बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही मायूस कन, और बड़ा दुख हुआ है इनको कि इतनी हजीमत, मतलब किया भी और मतलब बेइज्जती भी होगी। तो उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये जो है, ये एक क्रशिंग अटैक होना चाहिए था अब, लेकिन ये है कि बहुत ही जो है ना, मतलब बहुत अजीब सा हुआ है। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि ये वीक अटैक और डिसअपॉइंटिंग और ये सारा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये टिट फॉर टैट था। अमेरिकन ने कहा, हमें बताया गया था, इसे ईरान खामोश रहा, उन्होंने कोई बात नहीं की। अब शाम को जाके उनकी तरफ से बात आई है, उनकी न्यूज़ एजेंसीज वगैरह बता रही हैं। लेकिन यह है कि ये मामला जो है ख़त्म तो नहीं हुआ। आज फिर जो है वो शहादतें हुई हैं दोबारा गज़ा में, 42 सरकारी तौर पे बताया जा रहा है, तादाद इससे ज़्यादा है। और वाइट हाउस के जो का जो मैं उनका पढ़ा है मैंने बयान, ये 7 स्लाइड अगर हम दिखाएं, जो कि जैक सलिवन जो हैं, उनका जो वर्चुअल मीटिंग हुई है रॉन डेर्मर के साथ और NSA के साथ, तो उसमें ये बात सामने आई है कि रफ़ा ऑपरेशन पे 7 स्लाइड वाइट हाउस, तो उसमें रफ़ा के ऊपर ऑपरेशन करने पे अमेरिका जो है वो ऑन बोर्ड नहीं है। ठीक है, ये एक कंसल्टेटिव ग्रुप है, उसमें जैक सलिवन ने बात की है इजराइल के रॉन डेर्मर से, और NSA जो हनेक भी हैं, उसमें जो है वो स्मॉल ग्रुप्स बने, ये बने, वो रफ़ा पे तय नहीं हो सका मामला। रफ़ा पे तय नहीं हो सका, तो अब सवाल ये है कि फिर वो बिल कैसे मंजूर हो रहा है? आज जो है वो बिल पेश होगा, आज या कल में, और वो जो बिल है वो यूक्रेन की मदद का और इसराइल की मदद का, वो 95 अरब का वो मंजूर हो जाएगा। अमेरिका को इस वक्त ग्लोबल आइसोलेशन से निकलना है। एक मुकम्मल ग्लोबल आइसोलेशन में अमेरिका चला गया। ख़ास तौर पे कल जब अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश हुई है फ़लस्तीनी रियासत को के हक़ में, अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया, और फ्रांस ने उसके हक़ में वोट दिया, और स्लोवेनिया ने भी दिया, और अल्जेरिया ने भी दिया, उन्होंने पेश की थी, और बाकी मुल्कों ने भी दिए। 2 मुल्क एब्सटेन कर गए, बरतानिया। तो बात ये सारी कि एक ही वोट आया उसके अगेंस्ट, और वो था अमेरिका का। पूरी दुनिया एक तरफ है और अमेरिका एक तरफ।
कई मुल्क ये कह चुके हैं कि हम खुद तस्लीम कर लेंगे, तो ये और आइसोलेशन होगी। अगर वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना शुरू कर देते हैं मुल्क, और अमेरिका पता चला दुनिया में अकेला ही रह गया, 2-4 मुल्क साथ खड़े हैं, या देखें, तो ये तो बिल्कुल अजीब सूरत हाल बन जाएगी। ये जो अटैक है इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ये हैं कि इसराइल का अटैक है, और ये बात हम इस नशिस्त में 1-2 रोज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसराइल ने इससे पहले एक कामयाब अटैक किया, एक नाकाम हो गया, साजिशी नाकाम हो गई, और तीसरा फुस हो गया। मतलब ये लिखा जाता है ना तारीख में। तो या तो करते ही ना, ये शबरात के पटाखे जो चलाए हैं ये ना चलाते, और एक बड़ा भरम रहता कि भाई इसराइल अटैक करेगा ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पे। एक बड़ी बड़ी बात होती है ना, वो 3-4 पटाखे चला के वो कह रहे हैं उनको पता था, वो कह रहे हैं हमें पता था, इसको पता था, इसको पता नहीं था, ये वो चाहिए। ये वो बात है जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने कही थी। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट बाइडेन की पोजीशन बड़ी ख़राब हो रही है कि क्या बाइडेन जो है वो, मतलब नेतन्याहू बाइडेन के हाथ से निकल, अमेरिका का सदर नेतन्याहू है या बाइडेन है? मतलब अगला इलेक्शन उसको जितवा दें भी। वो मतलब जाहिर ये कर रहे हैं बाइडेन कि नेतन्याहू मेरी बात नहीं सुन रहा, और मैंने तो मना किया उसको रिस्ट्रेन करो, लेकिन ये नेतन्याहू ने आखिर में जो बताया हमें तो बताया ही नहीं था। ये किस तरह की जो है वो बात हो रही है। अभी कुछ देर पहले अमेरिका के जो बड़े सीजन पॉलिटिशियंस हैं और जो हालात को समझते हैं बेहतर, उन्होंने कतर की इंतज़ामिया से रब्ता किया है। ये बात आ जाएगी एक आध दिन में। कतर के लोगों से उन्होंने रब्ता किया और कहा है कि आप ये जो मुज़ाकरात में से निकल रहे हैं, बराह करम आप मुज़ाकरात में बैठें, और आपका मुज़ाकरात से निकलना, क्योंकि कतर के जो वली अहद और वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कहा था कि हम मीडिएटर का रोल प्ले नहीं करेंगे। कल हमने इस पर बात भी की थी, और फिर हमने ये भी कहा था कि हम मामला ख़राबी की तरफ जाएंगे, और वो यही नेतन्याहू की कोशिश है कि इसको तरह खींचा जाएगा, ये किसी कोई बड़ी ऐसी जंग बन जाएगी। अब जनाब ये हुआ कि वो तो कतर की तरफ से अभी जवाब नहीं आया, क्योंकि कतर जो है, देखिए कतर उन मुल्कों में से है, या सारे मुल्क, ये रियासतों के लेवल पे बात होती है, इसमें फ्रांस है, या इसमें आप समझें कि सऊदी अरेबिया है या पाकिस्तान है, एक पॉलिसी स्टेटमेंट आ गया ना कि 2 रियासती हल। अब उसके बाद मुज़ाकरात भी आप कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, उनको कॉलें भी कर रहे हैं, बार बार उनसे कह रहे हैं कि ऐसे करो, फिर ऐसे नहीं करो, फिर उसके बाद पीछे हट गए, फिर पता नहीं था, फिर ये है, फिर वो है। तो टोटल इस चक्कर में जो यूक्रेन का गुफअप है, अब यूक्रेन को इमदाद अब जारी हो रही है, ठीक है, वो बिल अब जारी हो रहा है, और वो अमेरिका रिसेशन में है इकोनॉमिकली, और ये वो जंगें फॉर एवर वॉर जिसमें फ़तह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें आप जीतें। और चाइना दरमियान में अपना पीस प्लान लेकर आया हुआ है। यूरोप के अंदर भी ये थिंकिंग पैदा हो रही है कि भाई ये तो एक अजीब सा मामला है, इसका फॉलो आउट तो सारा यूरोप के ऊपर है, जो यूक्रेन वॉर है, तो इसको कहीं ख़त्म करें, इसको कहीं क्या फड्डा था नेटो। और ट्रंप तो कहता है कि ये नेटो है ही कोई चीज़ नहीं, नेटो वाले हमें पैसे क्यों नहीं देते, नेटो वाले जो हैं अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते, हमें पैसा दें। ये तो ट्रंप की पॉलिसी रही है ना। तो अभी इलेक्शन की जो कंपेन शुरू होगी, वो ट्रंप साहब केसेस भुगत रहे हैं, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन ये है कि वो ट्रंप साहब तो कहते हैं कि ये तो पैसे मांगते थे, हमें पैसे दो ताकि हम तुम्हारी सिक्योरिटी करें। ये मशरक़ वस्ता के मुल्कों को कहते थे हमें पैसे दो, सीधे सीधे पैसे दो, चेक लेके खड़े होते थे। ये देखो, अब वो ट्रंप जो है वो कहेंगे पैसा दो, हम तुम्हारे यहाँ पे चौकीदार लगे हुए हैं, पैसा निकालो। तो ये तो बाइडन की जो है अभी ये डिबेट शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये बिल जो है ये फंसा हुआ है बिल। अब कहीं बड़ी मुश्किल से इसको वहाँ पे कोई वे आउट नज़र आ रही है कि ये बिल मंजूर हो जाएगा यूक्रेन और ताइवान को भी और इसराइल को भी इमदाद का। लेकिन सवाल तो उठाएगा डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन कैंपेन में, सवाल तो ये उठेगा कि आपने क्या किया भाई। अच्छा, फिर क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के साथ अगर मुकम्मल ये अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी की तरफ ध्यान रहता, ये फॉरेन पॉलिसी के बड़े वेंचर्स की तरफ ध्यान ना जाता, उधर फिलिपीन, उधर साउथ चाइना सी, उधर ये जंग जो फिर सकिन हो गए मिडिल ईस्ट के अंदर, बड़ी मुश्किलों से जान छुट्टी थी यहाँ पे। अब जनाब इशू ये है कि ये आगे तो इन्होंने इंगेज कर लिया, इसमें इसराइल भी इंगेज है, अमेरिका भी इंगेज है, और अब क्या करें, अब रुकें जाएं। अच्छा, दुनिया को भी देखें, मशरिक़ वस्ता के मुल्कों के कई मुल्कों के साथ अमेरिका का जो पैकेज हुआ था सिक्योरिटी के हवाले से, वो ये था कि कोई बाहर से खतरा होगा या इंटरनल टर्मोइल होगा तो आप हमें सिक्योरिटी फराहम करेंगे। अब वहाँ पे नेतन्याहू ने अमेरिका की सिक्योरिटी को इस तरह एक्सपोज किया है कि उधर से हमास, उधर से हिजबुल्लाह, उधर से
मतलब वो या ये समझ नहीं पकड़े जा रहे हो, तो मतलब अजीब तरफ एक अमेरिका की पूरा बैकअप और आयरन डोम और ये वो सारा, तो कई मुल्कों के अंदर ये तासुर बड़ा गहरा हो रहा है कि ये क्या हुआ है। मतलब ये अमेरिका क्या हमें सिक्योरिटी फ्राहम कर सकता है कल को अगर यहाँ पे मामला ख़राबी की तरफ चले जाएं, जो कुछ यूक्रेन में हुआ है या जो कुछ यहाँ पे हो रहा है। और ये इसको वीटो करने की ज़रूरत नहीं थी, अभी भी ये सीज़ फायर की तरफ जाके ये दो रियासती मानते हैं उसको, और सीज़ फायर के ऊपर अभी भी वहीं पे अटका हुआ है मामला। और कतर भी अब कह रहा है कि नहीं, अब कतर आएगा तो बड़े सख्त शराइत पे आएगा ना। कतर मेरे नहीं ख्याल के इस तरह आएगा, वो कहेगा कल अभी अनाउंस करें कि सीज़ फायर नेतन्याहू, तो फिर मैं आता हूँ, वरना मैं तो अब इसमें आके कोई मुल्क नहीं आना चाह रहा। नेतन्याहू के जनाब वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। इस बात के मुकम्मल इम्कान आते हैं कि बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ जो है वो नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दे और नेतन्याहू की वही पोजीशन बन जाए जिसके वो कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते। इससे पहले प्यूटन के जारी किए थे प्रेसिडेंट प्यूटन, इसी तरह के एक वारंट जारी वो कर सकते हैं कि वो किस मुल्क में जा सकते हैं, किस में नहीं जा सकते, वहाँ वो फंस जाएंगे। और उनकी लीगल टीम बाकायदा बैठी है और नेतन्याहू को मशवरा दे रही है। तो नेतन्याहू अब एक अजीब सा एक वहाँ पे एक लाइबिलिटी सी बन गई है। और उसमें आप ये देखें कि रफ़ा के ऊपर ये जो प्रेस स्टेटमेंट है उसमें यही है कि रफ़ा के ऊपर हमने किसी किस्म का कोई प्लान हमारा नहीं है। अमेरिकन ने अपने आप को डिस्टेंस किया है कि इस अटैक का भी हमको नहीं पता था, जो सेक्रेटरी ब्लिंकन की स्टेटमेंट आई है। और यही अगर दोबारा इसको देखें तो अल अरबिया को 9th कोट करते हैं, ब्लिंकन सेज कि यूएस नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफेंसिव ऑपरेशन व्हेन आस्क्ड अबाउट ईरान। तो मतलब वो नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमें पता ही नहीं था, हमें तो जो है वो फाइनेंशियल टाइम्स फोर्थ स्लाइड, यूएस नॉट इन्वॉल्व इन लेटेस्ट ऑफेंसिव ऑपरेशन, वो वजाहतें करते फिर रहे हैं बार बार। ठीक है, मतलब एक अजीब सी एक पॉलिसी है। और इसके ऊपर जो है वो कुछ देर पहले जो इसराइली मीडिया है, 21st स्लाइड हम दिखाएं, वो इसराइल्स म्यूटेड स्ट्राइक ऑन इस्फहान शोज नेतन्याहू हैज नो स्ट्रेटजी ऑन ईरान एज वेल एज गजा। ना ईरान के बारे में कोई स्ट्रेटजी है, ना गजा के बारे में कोई स्ट्रेटजी, करना क्या है। तो अब यह है कि अब यहाँ पे इसके बाद आ गए हैं मामला ख़राब। ईरान ने कहा है कि हम तो रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन यह है कि ये मामला जो है वो ख़राबी की तरफ अब जा सकते हैं, क्योंकि कई, मैंने कहा पूरा खिता हिल गया इस वक्त। अच्छा, इसमें दो मुल्क जो हैं, एक तो इस्माइल हानिया जो है वो तुर्की जा रहे हैं, दूसरे तुर्की में आज जो है वो मिस्र के वजीर खारजा पहुंचे हैं। वो मिस्र जिसके तुर्की से ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, वहाँ पर जब अक़वानुल मुस्लिमून की हुकूमत आई थी और तुर्की उनके साथ था, तो वो वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो आज तुर्की में हैं और उन्होंने डिस्कस किया है जनरल रिटायर्ड अब्दुल फताह सिसी का विज़िट तुर्की का विज़िट करने जा रहे हैं अब मिस्र के सदर। मतलब इनके ताल्लुकात इतने बेहतर हो गए हैं, इतने ज़बरदस्त हो गए हैं कि ताल्लुकात वो सारे आपस के इख्तलाफात ख़त्म। और ये अब एक, और उसके बाद पीर से एक और बड़ा अहम दौरा हो रहा है, और वो दौरा हो रहा है 10 साल के बाद। 10 साल के बाद जो तुर्क सदर हैं रजब तय्यब एर्दोगन, वो इराक आ रहे हैं। इराक के साथ बहुत सारे मामलात पे इख्तलाफ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इख्तलाफ रहा है वो रहा है ये जो कुर्द मलेशिया, जो कि PKK, जो कि तुर्की की सरजमीन पे बहुत से दहशतगर्द हमलों में जो मुलविस है, उसकी बेस जो है वो बयान होती है कि वो इराक में है। वो इराक से में जो है वो इराक का दौरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो बातें, एक बात तो ये है कि वो जो कुर्दिस्तान और वो सारा जो मामला था वो वहाँ पे कैसे है, और वो सारी बात होगी इनकी। जो इराकी वज़ीर आज़म हैं वो अभी अमेरिका से होके आ रहे हैं, तो वो अमेरिका एक ज़ाहिर प्रेजेंस चाह रहा है, क्या जो भी है उनके साथ मामला, तो तुर्की नेटो एलाई है। लेकिन आप देखें कि मिस्र के सदर का जो है वो तुर्की का प्लान आने वाले दिनों में, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का तुर्की में होना, तुर्की भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें अगर कतर नहीं आता तो तुर्की शायद एक रोल प्ले करने के लिए सामने आ जाए, क्योंकि ये बात में ये जो गज़ा के ऊपर, और वो गले पड़ जाएगा बहुत बुरी तरह से अमेरिका के भी और नेतन्याहू के। अगर तुर्की आगे आ गया, तुर्की अगर आ गया तय्यब एर्दोगन, तो वो फिर तय्यब एर्दोगन जो है ना वो फिर, और इससे पहले वो आप देखें कि ये मिस्र के साथ उनकी बात हो रही है, कतर के साथ वैसे ही मामला बहुत अच्छे हैं तुर्की के।
तो ये अब इस बात के इम्कानात जाहिर हो रहे हैं कि क्योंकि ये मैंने बात पहले की थी कि ये जो मुआहदा पेरिस अकॉर्ड था, इसके गारंटर रशिया और तुर्की और रशिया को अमेरिकन ने खुद कहा था कि आप गारंटर होंगे, इम्प्लीमेंटेशन आप करेंगे। पीएलओ का नाम दे दिया जाएगा, फ़लस्तीनी अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी, फिर ग्रुप इलेक्शन की तरफ जाएंगे, जब भी मुंतखब क़यादत आएगी फ़ौजें वहाँ पर अरब मुल्कों की आ जाएंगी, जो भी मामला होते हुए थे। तो तुर्की जो है उसने एक तो ये कि इस्माइल हानिया को, दूसरा ये कि इजिप्ट के साथ उनकी कंसल्टेशन शुरू हो गई है, और उसमें ख़ास तौर पे ये डिस्कस हो रहा है कि ये रफ़ा का बॉर्डर और बाकी सारे मामला, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुल्क तो दूर दूर हैं, लेकिन जहाँ पर ये मसला आता है फ़लस्तीनियों का, तो बहुत से वो इख्तलाफात ख़त्म करके, और फिर ये जो मैंने आपसे कहा ना कि भरम ख़त्म होना कि भाई वो ये 3 पटाखे हमने चला दिए, मतलब क्या है ना, उसको ऑन कर रहे हैं, वो चलाए, अच्छा जी मीडिया कह रहा है चला दिए, अच्छा नहीं जी पता ही नहीं था, सेक्रेटरी ब्लिंकन कह रहे हैं हमने तो, हमें तो आखिर में पता चला, तो नहीं वो बातें नहीं सुनता। तो ये मेरा ख्याल से एक बहुत बड़ा मसला हो गया है कि अब इसको समेटा कैसे जाए। ये जंग फैल रही है ना, ये जंग फैल रही है बुरी तरह से। इसमें देखिए यूक्रेन की तो पॉलिसी कोई, अभी यूक्रेन पे स्ट्रेटजी नहीं है ना कोई, वो अच्छा वो दिन भी ऐसे हैं कि वो आप कहेंगे जी 2027 तक यूक्रेन जीत जाएगा, वो 2000 में तो फजूल बातें हैं ये कोई स्ट्रेटजी तो नहीं है ना, 2028 तक हम हमास को शिकस्त दे देंगे, मतलब ये कोई स्ट्रेटजी है। तो अब ये मीडिएटर भी दरमियान में से कह रहे हैं कि हम तो नहीं आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये कि वीटो कर दिया, इस वीटो करने की जरूरत नहीं थी इस मरले। फिर ये एड का बिल आज मंजूर हो जाएगा। ये एड इस वक्त किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है भाई, कोई मुल्क हालत जंग में तो नहीं है। ये एड जो है आपने क्या गजा में लोग मारने हैं, क्या करने हैं, और हिजबुल्लाह का फ्रंट अपनी जगह मौजूद है। तो इस वक्त जो मुल्क हैं सारे वो बहुत पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जंग ना फैले। आप देखें हुतीज भी खामोश हैं इस वक्त, हुतीज ने भी कुछ, मतलब एक खामोशी है, एक पुरस्रार सी खामोशी है कि जिसमें ये इंतज़ार हो रहा है कि ये यानी आलमी कुव्वतें इसको, टोटल फेलियर है ना, टोटल फेलियर कि अक़वाम मुत्तहिदा की टीम नहीं अंदर आ सकती, ये नहीं हो सकता, कोई मीडिया नहीं जा सकता, बच्चे मर गए, ये हो गया वो हो गया गलती, और ये खिंच गई है। ये मामला इतना ख़तरनाक हद तक खिंच गया है, और मुआहदा हो गया, अच्छा बस रात को अनाउंस होगा, अच्छा रमज़ान से पहले होगा, अच्छा रमज़ान से हर हाल में सीज़ फायर होगा, इतने कैदी छोड़ेंगे, इतने होंगे, वो कह रहे हैं कि जो कैदी छोड़ने को जेल में ही मार दो, ये इंतहा पसंद जो। तो ये जो एक बग़ैर किसी प्लान के जो नीजर होता है ना मामला, यानी ईरान के न्यूक्लियर एसिड्स को हेड ऑन लेना, ये बहुत बड़ा वाक़या है। मतलब इसकी प्रॉपर बरस का कोई स्ट्रेटजी बनी होगी ना, या करते ही ना, या कहते हैं हमने नहीं करना, हम करेंगे तो तबाह कर उड़ा देंगे। अब ये है कि हमने जी वो उन्होंने तो 300 उन्होंने वो 3 चलाए हैं, देखें जी वो 3 चला दिए, वो दूर गिर गए जाके, अच्छा वो ईरान ने उन्होंने बात ही नहीं की। और मैंने आपसे कहा ना कि उनका ज़ेर ज़मीन है, उनको भी एक्सपोज हो गए कि भाई 1 मिनट, इनके पास तो अरब मुल्क भी सोच रहे हैं कि भाई ये क्या है, ये कैसा हमला हुआ है ईरान की एटमी तनसीबात पे। आप जरा सोचें ना, ईरान की एटमी बॉम्ब, ईरान बॉम्ब तो नारा होता था एक पूरा अमेरिकन कंपनी, ये क्या था। मैंने कहा ना ये ना होता तो ज़्यादा बेहतर था, एक भरम रह जाता। अब वो ये भी अजीब सामने किया है, जैसे होता है ना एक मतलब है कि उछल कूद हो रही है, और वो हमने दूर किया है, हम नहीं चाहते थे कि जंग फैले, बस हमारा को दिखाना ज़रूरी था, मगर इतना भोंडे अंदाज में दिखाना ज़रूरी था। मैंने आपसे कहा ना ईरान की एटमी तनसीबात पे हमला इसराइल और दुनिया में बहुत बड़ा इशू है कि ईरान की एटमी तनसीबात को ख़त्म किया जाए, लेकिन वो अब वो ये अगर करना था तो ईरान के लोग भी हंस रहे हैं, वो भी मतलब है कि वो भी तमाशा लगा हुआ है पूरी दुनिया में, और उनके वो वज़ीर ख़ारजा को मना रहे हैं जनाब अमेरिकन के, नहीं हमने नहीं किया, हमसे पूछे बगैर हुआ है, ये हुआ है, फलां हुआ है, ढमाकना हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि जब ये इतना तूल पकड़ जाए ना, ये अब ख़राब हो गया मामला। और ये अगर रफ़ा पे ऑपरेशन होता है, रफ़ा के ऊपर और इसराइल, ये मुल्क फिर अपनी जो इनकी हुकूमतें हैं मशरिक़ वस्ता के कई मुल्कों की, अरब स्ट्रीट तो मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनियों के साथ है। हुक्मरान उनके जो भी सोचें हैं, जो भी वो मजबूर हो जाएंगे हुक्मरान। ये जो बात कर रहे हैं ना इजिप्ट कि हम मुआहदा तोड़ देंगे, जॉर्डन भी कह रहा है मुआहदा तोड़ देंगे, ये इनकी बात को सीरियस लिया जाए। कतर अलग हो रहा है मीडिएशन से। अब ये सारे अगर ये इस तरफ जाते हैं, ठीक है, और वो जेनोसाइड, और हम ये नहीं, नेतन्याहू नहीं सुनता, ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता, या तो सीज़ फायर करवाएं फौरी तौर पे, उसके बाद सारी शराइत आगे पीछे बैठ के मुस्तकिल सीज़ फायर कर, पहले तो सीज़ फायर हो जाए ना, फिर वो हमास क्या कह रही है, वो क्या कह रहे हैं, वो सारे मामला तय हो जाएंगे। पहले तो जंगबंदी हो ना भाई, आप हमास को मनाते हैं भाई आप इतने लोग, वो असल बात है कि जंगबंदी आप उसको जारियत तो रोकें। तो मसला यह है कि वो चूंकि स्ट्रेटेजी कोई नहीं है,
वो कह रहे हैं हम तो करेंगे, अच्छा जी भी डिस्कस हो रहा है रफा ऑपरेशन, फिर इजिप्ट कुछ कह रहा है उसे। तो ये मेरा ख्याल है कि इतना बुरा फंसा है ये मामला, जी। फंसा के इसमें इंसानी जानें चली गई है ना। और वो उन कब्रिस्तानों को जब दुनिया जाएगी, कभी तो जारियत बंद होगी ना, तो अंदर जाके जब दुनिया देखेगी कि वो कच्ची कब्रों के ऊपर टैंक लाशें कुचली हुई हैं वहाँ पे और बच्चे मरे हुए हैं और ये क्या हुआ है, जी तो डॉक्टर पूरी दुनिया जाएगी, खासतौर पर मगरबी एनजीओज और बाकी दुनिया। साहब। जी, ब्रेक के तो बाद क्या डिस्कस तो क्या उसके बाद क्या क़यामत लोगों के सामने आएगी। जी जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर दाखिला सेंटर मोहसिन नकवी साहब की ज़िरसदारत भी आज जो इजलास हुआ, उन्होंने कहा है कि जो कच्चे के डाकू हैं उनके खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाएगा। करें जी, होना चाहिए। मैं सिर्फ आपसे बात कहूँ कि ये जो दुनिया में हो रहा है इस वक्त, इसकी शायद शिद्दत का हमें एहसास नहीं है। और यानी हमेशा कोई एक ताकत या एक फोरम या ऐसे कहीं होता था कि जी आप वहाँ जाएं, छोटे मुल्क जा रहे हैं इंसाफ के लिए, तलाश में जा रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा, कमज़ोर कौमें जा रही हैं, रियासतें बात कर रही हैं, वहाँ पे उसका कोई असर होगा। आहिस्ता आहिस्ता ये सारा जो है इसमें वो रियासतों की जो मुल्कों की जो थिंकिंग है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो रही है इस वक्त, कि उन्होंने दिफा करना है तो अपना खुद करना है और उनके इंटरेस्ट हैं तो अपने हैं। और आप इसमें ये देख लें कि ये ओआईसी, अब तो ओआईसी से बढ़ गए थे मुल्क, अब तो यूरोप के मुल्क भी इसमें आ गए थे, अब तो रशिया और चाइना भी आ गया था, तो ग्लोबल साउथ के मुल्क सारे इसमें आ गए थे, जनूबी अफ्रीका और अफ्रीका। लेकिन आप ये देखें कि ये इसको नेतन्याहू ने बहुत बुरी तरह, ये प्रेसिडेंट बाइडेन के आने से पहले वो मिडिल ईस्ट से विड्रॉल था, अमेरिका का प्लान ये था कि यहां से विड्रॉल होगा। तो बड़ी कामयाबी के साथ ये पुतिन ने और नेतन्याहू ने अमेरिका को सकिन कर लिया है, यूरोप में और मशरिक़ वस्ता में। और यूरोप और मशरिक़ वस्ता बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं, बिल्कुल उसी तरह ये मगरबी जो एशिया है, जैसे कि वो ये नॉर्थ अफ्रीका के साथ, जिसको मीना की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, कि लोगों को पता होना चाहिए कि भाई मिस्र जो है वो मशरिक़ वस्ता में नहीं है, अफ्रीका में है। बहुत से लोग तो मिस्र को मशरिक़ वस्ता में समझते हैं, मिस्र जो है वो अफ्रीका में है, यानी बहरे अमर के उस तरफ है, पार। तो इशू ये सारा कि ये अब कोई एक किसी का ना रहना कि जी फलां मदद को आ जाएगा, फलां के साथ मुआहदा किया हुआ है, फलां को असला दिया हुआ है, फलां के, और ये दरमियान में एक बहुत ही अजब, यानी इतनी आइसोलेशन यूक्रेन पे शायद शुरू तो हो गई थी होना। कई मुल्कों ने कहा था कि हम तो तेल लेंगे यूक्रेन के साथ, हम तो करेंगे मुआहदा, हम तो यूक्रेन की तरफ जाएंगे। लेकिन ये जो गजा में हुआ है उसके बाद वो आइसोलेशन बहुत कंप्लीट हो चुकी है। और ये सड़कों के ऊपर लोग हैं, ये जो प्रेशर है ये सड़कों पे अवाम का प्रेशर है, ये वो प्रेशर है जो इदारों में लोग इस्तीफे दे रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट डिफेंस में, ये वो है जो वहां के कैंपसेस में मुजाहरे हो रहे हैं। और अगर ये पॉलिसी चेंज नहीं होती तो एक्सट्रीमिज्म की एक राइट विंगर्स की वेव आ रही है यूरोप के अंदर पूरी, और वो राइट विंगर्स जीत इसलिए रहे हैं, उनको तो ताकत इसलिए पकड़ रहे हैं कि हमारे यहां हमारे लोगों के पास तो मुलाजमतें नहीं है, ये दूसरे लोग यहां क्यों आ गए हैं पनागुज़ीन। तो यूरोप के अंदर जो राइट विंग मूवमेंट्स हैं वो इंतहा पसंदी की, आज वहां पे एक शख्स को पेरिस में पकड़ लिया, वो जो है वो ईरान के सफारत खाने को उड़ाने जा रहा था, ईरान के सफारत खाने को, ठीक है। तो ये जो इंतहा पसंदी और ये सारी देखें ना, वो अच्छा उनका भी नुक्ता नजर ठीक है कि भाई यहां पर हम आराम से फ्रांस में रहते थे, पेरिस में कल्चर था, सब कुछ था। ये जो जंगें छिड़ी हैं, हजारों की लाखों की तादाद में लोग बाहर से आ गए हैं। फ्रांस में जाएं अगर तो सड़कों पे टेंट लगा के बैठे हैं लोग, कभी आग लग रही है, कभी मुजाहरे हो रहे हैं, कभी फड्डे हो रहे हैं, कभी तोड़ रहे हैं दुकानें, कभी क्या है। तो इशू ये है कि ये जंगें छिड़ी किसने, जंगों को छेड़ा क्यों गया। अब वो यूक्रेन के लोग आ गए हैं, वो जरा ज्यादा अट्रैक्टिव है, गोरा पार्टी है। तो ये जो ये सीरिया से पहुंचे हुए थे, अफगान पहुंचे हुए थे, ये बेशुमार लोग ये हैं कि उनको कोई जगह नहीं मिल रही वहां। तो सारा बर्डन आ रहा है यूरोप पे, इकोनॉमी जा रही है रिसेशन में,
ये उनकी ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज और ये और वो सारी वो ख़त्म कर रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है अरूज पे। अब इसमें इस पूरी सूरत हाल में ये जो है, और मैंने कहा ना कि अथॉरिटी ख़त्म हो गई है कि एक छोटे मुल्क जाते थे कि भाई हम यहाँ से जाएंगे अक़वाम मुत्तहिदा में, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके अपना मसला पेश करेंगे, वहाँ से करारदाद ख़त्म। अक़वाम मुत्तहिदा जो है वहाँ पता चला कि जनाब वो 1945 की अक़वाम मुत्तहिदा जो दूसरी जंग अज़ीम में जो जीते थे मुल्क, तो वो मुल्क जो है वो एक मुल्क ने वीटो कर दिया और 2 मुल्क गैर हाजिर हो गए और बाकी दुनिया एक तरफ खड़ी हुई है। तो ये जो पूरा का पूरा इसका जो फॉल आउट हो रहा है ना, जो सिस्टेमिक जो निज़ाम गिर रहा है, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया का, उसकी वो कोई सुकून के साथ नहीं हो रहा कि जी डी डॉलराइजेशन हो जाए तो चिप वॉर हो जाए तो ट्रेड वॉर हो जाए, तो वो बड़ा रूथलेस वे में हो रहा है और उसमें नए पावर सेंटर्स इमर्ज हो गए हैं। देखिए ना, आप पूरा इत्तेहाद बन रहा है कि जी हुतीज, भाई हुतीज को छोड़ दें, मतलब है कि वो उसमें मुल्क नहीं आ रहा है, वो अटैक किए जा रहे हैं, ठीक है, जहाज डूब गया, आग लग गई, ये हो गया वो, तो इनको ये जो अनलीश हो गई हैं फोर्सेस, और इनको ये भी पता है कि हमारे पास अब इतनी पावर है, तो इन फोर्सेस को अचानक अनलीश क्यों कर दिया गया है, और उसमें सकिन हो गया अमेरिका। और बड़ी, मैंने कहा ना, बड़ी कामयाबी के साथ ये नेतन्याहू ने, पुतिन ने, असल तो फटा चाइना से था, चाइना पर सुकून अंदाज में आराम से सुकून चैन, कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो भागे भागे रोज जाते हैं अमेरिकन के, ये मत कीजिएगा वो मत कीजिएगा, आप दरमियान में आ जाइए, वो चाइना आराम से बैठे। और ये जो है वो प्योर नॉर्थ कोरिया भी जा रहे हैं, वो पूरा असल तो मैदान जो है वो एक बड़ा मैदान तो अमेरिका और इधर ही इंगेज कर लिया है। जब यहाँ इंगेज कर लिया है आपको, बाकी छोटे मुल्कों ने, जिनको आप छोटे मुल्क समझते थे, उन्होंने चाहे उनकी प्रॉक्सीज हों या जो भी आप कहें, उन्होंने इंगेज कर लिया। अब इसे निकलने का क्या तरीका है? और किसी मुल्क की क़यादत अपने पब्लिक सेंटिमेंट के अगेंस्ट नहीं जाती। तुर्की में आप देख लें, आप ये देखें, क्योंकि बात ये थी कि वो प्लान ही कुछ और था ना, इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल होने हैं, तो सिक्योरिटी होगी, तो ये होगा, तो टेक्नोलॉजी मिलेगी, वो तो सारे ऐसी बेड़ा गर्क हो गए। मुझे देखें ना, मुझे बताएं कि वहां से इस वक्त इसराइल में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? मैकडोनल्ड निकल के भाग रहा है कि मैंने पूरी दुनिया के अंदर बाइकआउट करवाना है अपना। तो मेरा ख्याल है कि इसको जो है ये अब यूरोप से या तो कोई उठे लोग, क्योंकि वो तो दोनों, बाइडेन और ट्रंप, तो वो बिल्कुल ही अमेरिका, या तो यूरोप से कोई उठें, पावरफुल बरतानिया से आवाज़ बुलंद हो, फ्रांस से बुलंद हो, ये जर्मनी उठे, ये इस पूरे जो सिस्टम को, क्योंकि ये सिस्टम इतना बुरा नहीं था, मैं पहले भी आपसे कह रहा हूं ना कि ये सिस्टम ने बहुत कुछ दिया है, जिसको वेस्टर्न सिस्टम हम कहते हैं, इसने बहुत कुछ दिया भी है दुनिया को, तालीम, टेक्नोलॉजी, सारा ये सब। तो ये जो है ये इसमें कल्चर बहुत कुछ है। तो बात यह है कि अब ये इस तरह से इसका कोलैप्स होना आखिर में, कि जी इसराइल कह रहा है कि हमने ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को के ऊपर किताबें हैं, पूरी रिसर्च हुई है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जब खत्म करना है तो कैसे करना है, इतनी मोटी किताबें, रिसर्च, आगे पीछे दाएं। जब करते हैं आप तो 3 पटाखे चला के, और फिर उसको ऑन ही नहीं कर रहा, और वो मतलब है कि वो कह रहे हैं कि हम इसका बदला लेंगे। तो मामला ये है कि ये जो है ना वो, और वो ना कोई स्ट्रेटेजी है। गजा में क्या कर रहे हैं भाई? गजा को आज नहीं, अभी आज हो गए 34,000, 35,000 हो जाएंगे, 40,000 हो जाएंगे और मर जाएंगे, ये कभी तो गजा खुलेगा ना। तो गजा के जो कब्रिस्तान है, जिनमें छोटी कब्रें बहुत बड़ी तादाद में है, तो इसको कौन सी दुनिया संभालेगी? ये आपने देखा, ये इंसानी हकूक और ये वो तंजीमें, बाहर तो बहुत आवाज उठी है, हमारे यहां आवाज नहीं उठी। हमारे यहां उतनी आवाज नहीं उठी। हमारे यहाँ मुजाहरे अगर हुए हैं तो जमात इस्लामी ने किए हैं, हमारे यहाँ अगर बात ज़्यादा हुई है तो फजलुर रहमान साहब की हुई है, बाकी लोगों की हुई है। लेकिन वो सो कॉल्ड जो इंसानी हकूक और आगे पीछे, वो यहाँ पर वो मतलब इंतजार करें कोई नाराज ना हो जाए, डॉलर बंद ना हो जाए। इशू ये है कि आपको वो तगड़ी पावर्स बन के जब खड़े होते हैं आप, तो आप तगड़े होके खड़े होते हैं। बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था टर्की के अंदर, टर्की उससे निकला है। कितनी महंगाई, कितने इश्यूज थे, टर्की निकला है। उनके पास दहशतगर्दी हो रही है, ये हो रहा है, तैयब एर्दोगन निकले। इशू ये है कि आपको चैलेंजेस को रियासतें एक चैलेंज समझ के लेती हैं और लड़ती हैं उससे। फिर अब ये कि ठुस, ये उसने कहा, ये उसने कहा, तनूर बंद हो गए, तनूर खुल गए। भाई इशू ये है कि वो ये
मैंने आपसे कहा ना कि अभी तक हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक है, हम बड़ा बैलेंस करके चल रहे हैं। दहशतगर्दी के वाकयात तो कभी जीरो तो होते ही नहीं, हमेशा होगी दहशतगर्दी, तो कांस्टेंट फैक्टर है पूरी दुनिया में, यूरोप में, इधर उधर आगे पीछे, और कुछ नहीं होता। वो गन लॉ बना हुआ, पागल आदमी निकल के अमेरिका में गोलियां मार देता है बच्चों को स्कूलों में। वो पे ये जो वाकयात हो रहे हैं ये सोशल अनरेस्ट है, और ये इसलिए हो रहा है कि वो तवज्जो दूसरी तरफ है। तो अगर तो देखें हम इससे बड़े वाकयात को, ये तो हार्डकोर टेररिज्म को हमने टोटल खत्म कर दिया था दरमियान में। अब ये हमेशा ये फाइनेंशियल टेररिज्म के साथ है लिंक्ड, उनको पैसे उधर से मिलते हैं, वो आगे जाते हैं, फिर वो किसी के ट्रक चल रहे हैं, किसी की ये चल रहा है, किसी के मतलब वो पे पूरा एक धंधा शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने हाथ नहीं डाला होता प्रॉपर, आप छोड़ देते हैं, एक दफा डालते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर डालते हैं फिर छोड़ देते हैं, वो डाल देते हैं। और जेलों में तो वो जो है वो बड़े परेशान होते हैं, जेलर्स भी और वो पुलिस वाले भी, कहते हैं कि हम इनको पकड़ेंगे नहीं, कि ये नहीं पता कि आज हम इनको पकड़ें, कल ये इसको सलूट मारना पड़ जाए। और ये होता आ रहा है, ये होता ही आ रहा है। वो कहते हैं हम क्यों पकड़े यार, हमारे सर पे मुसीबत जाती है, ये कभी कोई एक अच्छा हो जाएगा दूसरा, पर इस तरह ये रियासतें इस तरह नहीं चलती। और वो आप जो है वो ये देखें ना कि वहां पे इलेक्शन हो रहा है इंडिया में, मुझे नहीं पता कौन जीतेगा वहां। मोदी साहब की बात हो रही है, वो सेकुलर मुल्क था, उन्होंने हिंदुत्व रियासत बना दी। आप इस्लामी रियासत थे, अब इस्लामी रियासत है। वो सेकुलर थे, वो हिंदुत्व बन गए। ये तो टू नेशन वाले में वो चले गए कि हम तो हिंदुत्व हैं। आप इस्लामी रियासत थे, अब इस्लामी रियासत है। वो बात ये है कि ये जो है ना, देयर इज समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग, इसे हमने खुद ही ठीक करना है। बाहर से आके जो है हमें कोई नहीं बताएगा अभी कैसे ठीक करना है, हमने कैसे बैठना है आपस में, कैसे हमने बात करनी है एक दूसरे से, कैसे मतलब है कि इस हद तक चली गई है पोलराइजेशन कि वो जो है वो मतलब मारो मर जाओ तक चली गई है। अब इसको बिठा के बैठ के इसकी इस सिस्टम की कोई शक्ल निकाली जाए, कैसे होगा, क्या होगा। नवाज शरीफ साहब के पास कुंजी है, जो मैं बताता हूँ कि हुकूमत बहरहाल उनकी है। पीपल्स पार्टी ने दोबारा कहा कि हम तो काबीना में शामिल नहीं होंगे। अच्छा, वो हुकूमत की तरफ चुके बैठे हैं, तो ऑपोजिशन लीडर और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी का इधर चला गया सारा। और साथ ही सड़कों पे ये एहतजाज शुरू हो रहा है, जमात इस्लामी और GDA, और साथ ही देखें ये भी बेचैनी से मामला खराब होंगे। इसको बैठ के मामला को हल करना है, नहीं बैठेंगे तो मुल्क में इंतशार होगा। और जो फैसला साजी, जो स्ट्रेटेजी है ना, तो टैक्टिकल नीजर काम होते हैं ना, नीजर सुबह से हुआ दोपहर को 7 से 8, 8 से 9, 9 के 10 की स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करें कि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी कैसे हमने तैयार करनी है, इकोनॉमी के ऊपर, रीजनल, अपनी यूथ को कैसे देखना है, बिजनेस कैसे चलेगा, मईशत कैसे चलेगी। ऑलरेडी लॉस्ट, बहुत वक्त भी चला गया, बहुत से लोग भी चले गए दुनिया से। तो ये है कि वो जो अच्छे जहन थे, अच्छे नाम थे, मैं तो बल्कि चंद रोज़ पहले कहीं बात कर रहा था कि मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इफ्तिखार आरिफ साहब को, अनवर मसूद साहब को, खालिद मसूद साहब, इनको अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। आप देखें कि मुशायरा अगर करवाना हो तो कैसे होगा, आपके पास शायरी नहीं है कुछ बड़े। एक कतार लगी होती थी, मुनीर नियाज़ी साहब, अहमद फराज साहब, फैज़ साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, सदारत कौन करेगा, लोग ही नहीं है। तो बात यह है कि लोग जा रहे हैं तो उनको मतलब, और वो बुरे दिल के साथ जा रहे हैं, तो ऐसा उन्होंने देखा, सोचा नहीं था कभी उन लोगों ने। अब सुने जो दुख के साथ जा रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है। तो इससे हमें निकलना होगा, अपनी ज़ात से थोड़ा सा उठ के देखना होगा कि हमने आगे कैसे जाना है। और इस वक्त ये तो तय हो गया ना कि कोई किसी का दोस्त नहीं है, रियासतें अपनी जंगें खुद लड़ रही हैं। इस वक्त कोई पुलिसमैन नहीं है जो आके किसी को सेव करेगा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ग्लोबल लेवल। जी नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को तो नवा के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह।